आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की सबसे पहली और अनोखी खबर, बलूचिस्तान में होने वाला ट्रेन सानहा, उसमें होने वाली बहुत सारी शहादतें और दहशतगर्दों की हलाकतें, इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर और उसके ऊपर मीडिया का बहुत बड़ा फेलियर या मीडिया डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा फेलियर, ये सब कुछ मिलके जो बलूचिस्तान का सानहा जैसा भी आपको नजर आ रहा है, अब प्लान ये बनाया गया है कि इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी तरह से किसी भी हद तक तहरीक इंसाफ पर डाल दी जाए। अब कह रहे होंगे कि डॉक्टर गिल क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसके साथ 90% कौम खड़ी है, एक मुहिब वतन जमात है। दहशतगर्दी BLA के दहशतगर्दों ने की, पीछे उसके हिंदुस्तान होगा या कोई और मुल्क होगा, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये कैसे डाली जाए, मैं बताता हूं आपको अभी खबर बताता हूं कि 9 मई की तरह इसकी भी तैयारी की जा रही है कि किसी तरीके से इसकी जिम्मेदारी भी, इसका भी इल्ज़ाम जो है वो तहरीक इंसाफ पर लगा दिया जाए। और बल्कि ये बयान दे दिए गए हैं। सबसे पहले तो याद कीजिए, हमारे बड़े ही मोतबर और बड़े ही माशाल्लाह हैंडसम DG ISPR साहब कल जब दुनिया TV पर कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, उन्होंने कोई 7-8 मिनट का या 6-7 मिनट का बीपर दिया, ऑडियो बीपर था उनका। उसमें उन्होंने जो वाक़या था जिसमें उन्होंने बताया कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, कोई 33 के करीब जो हैं वो दहशतगर्द जो हैं उनको हलाक कर दिया गया है, 21 के करीब शहरी जो हैं वो शहीद हुए हैं जो पैसेंजर्स थे। और ये बात उन्होंने बताई और थोड़ा सा बताया कि इलाका किस तरह का था, वहाँ पर ऑपरेशन करना मुश्किल था। महज 1 से 1.5 मिनट उन्होंने अपने 7-8 मिनट्स के अंदर 1 से 1.5 मिनट उन्होंने इस वाक़े की तफसील बताई। बाकी उन्होंने 5 से 6 मिनट सियासी बयानिए पर लगाया। बाकी उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में मीडिया ने काम शुरू किया तो पाकिस्तान में एक मखसूस सियासी गिरोह ने अपने सियासी इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान के अंदर भी प्रोपेगेंडा शुरू किया। वाज़े तौर पर आपको पता है कि वो इशारा किस तरफ कर रहे थे। इस दफ़ा शुक्र है, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने सीधा ही नाम नहीं ले दिया, लेकिन काम वो अपना कर गए। यही काम वो करने आए थे और उन्होंने वो बयानिया जो है उसको तहरीक इंसाफ की तरफ डालने की कोशिश की। उनका जाना था कि उसके पीछे फौरी तौर पर जो हुकूमती वज़रा थे वो तो पल पड़े, लेकिन ऐसे लोग जो बहुत ही प्रो PMLN ऐसे जर्नलिस्ट समझे जाते हैं या प्रो इस्टेब्लिशमेंट आजकल समझे जाते हैं, जिनमें आमिर इलियास राणा साहब भी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो सीधा ही ट्वीट दाग दिया। उन्होंने कहा कि जो DG ISPR साहब ने अपने बीपर में कहा था, जो ऑडियो बीपर कामरान शाहिद को उन्होंने दिया, पहले तो वो 32 घंटे तो वो गायब रहे, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कोई नहीं की, वो बीपर ही दिया सिर्फ उन्होंने। और उसमें उन्होंने कहा कि अब रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए हैं। जी हाँ, आपको याद होगा कि DG ISPR ने कहा था कि इस वाक़े के बाद रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए। आमिर इलियास राणा साहब ने अब वो रूल्स ऑफ द गेम चेंज होने की बात लिंक कर दी है कि अब तहरीक इंसाफ को फिर तख्ता मश्क बनाया जाएगा। नाम उन्होंने तहरीक इंसाफ नहीं लिखा, उनका ट्वीट आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा जैसे 9 मई के बाद मामलात बदल गए थे, अब भी मामलात बदल गए हैं और अब आप तगड़े हो जाएं, आपका इलाज हो रहा है, ये उनका कहने का मतलब है। और वाज़े इशारा वो ये कह रहे हैं कि समझ जाएं तहरीक इंसाफ वाले कि आपके साथ अब क्या होने जा रहा है। अब ये हैरानकुन बात है, मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी 90% आवाम जिसके साथ है, मुहिब वतन जमात है, और उसको एक ऐसे जुर्म उसके गले पर डाला जा रहा है जो BLA ने किया, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है और इससे पहले भी बेशबहा कार्रवाइयाँ कर चुकी है। मतलब आपको लगता होगा कि इससे बड़ी अहमकाना बात हो नहीं सकती। तो क्या आपको कोई शक रह गया हमारी सोच पर? हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो पहले ही बहुत सारी उसमें अहमकाना बातें होती हैं और इसी तरह से तो हम नीजक अप्रोचेज़ और ऐसे ही गलत फैसले और स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे मामलात कहीं के कहीं चले जाते हैं। अब आपके सामने रखते हैं, आमिर इलियास राणा साहब ने तो ये DG साहब की लाइन को देखते हुए, या मे बी उन्होंने उन्हें कहा हो कि आप ये बयान अब दाग दें, ये ट्वीट कर दें, ज़रूर उन्हें कहीं ना कहीं अस्करी ज़राए में से ये कह के ट्वीट करवाया गया होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गौर करें कि तहरीक इंसाफ ने जाफ़र एक्सप्रेस हमले पर अपनी सियासत का घिनौना चेहरा दिखाया। जब दुश्मन ने पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाया, तहरीक इंसाफ ने फ़ौज पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। कौम दुश्मनों के इस नापाक गठजोड़ को समझ चुकी है, ये कौम के साथ गद्दारी है। मतलब कि वो जो दहशतगर्द हमला कर रहे थे
اور तहरीक इंसाफ उनको मीडिया में कवर दे रही थी। ये नापाक गठजोड़ था, दहशत गर्दों के साथ तहरीक इंसाफ का गठजोड़ था, और कौम इसको समझ चुकी है और सजा देगी। ज़रा लेवल चेक कीजिए साका जी का, मतलब बकवास करने का लेवल चेक कीजिए, माजरत इस लफ्ज़ पर, लेकिन लेवल चेक कीजिए कि ये लोग कहाँ तक जाते हैं। आगे सुनिए। ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, इसाक डार और बहुत सारे इनके जो दूसरे अकाबरीन हैं, उन्होंने ठोक बजाकर सारे का सारा मामला जो है वो तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश की। जो मिस्टर मंकी हैं, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ, भारतीय मीडिया और बीएलए ने खेल खेला, अब ट्रायंगल बन गई। पहले सिर्फ बीएलए और तहरीक इंसाफ थे, इसाक डार की जुबानी, अब बीच में हिंदुस्तान भी तहरीक इंसाफ के खाते में डाल दिया गया। भारतीय मीडिया, बीएलए को शिकस्त हुई, तहरीक इंसाफ को भी शर्मसार होना चाहिए। ये जो इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर डेंटोनिक, उनकी बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने ये बयान दिया। इख्तियार वली, वज़ीर आज़म के हाल ही में कोऑर्डिनेटर लगाए गए, इन्होंने कहा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे पीटीआई है। पीटीआई कलदम करार देना नाकाबिले तरदीद जवाज़ अब मिल गया है। पीटीआई को कलदम करार देना चाहिए। भारत और इसराइल की फंडिंग इनके पीछे है या क्या इनके पीछे है, ये बात इख्तियार वली कह रहे हैं। आगे चलते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर जो हुकूमती ओवरऑल वुज़रा का रवैया है वो ज़ाहिर है कि काबिल मज़म्मत हो सकता है, क्योंकि हुकूमत क्या कोशिश करती है, कोई भी हुकूमत, डीजीआईएसपीआर को भी यही करना चाहिए था अगर वो प्रोफेशनली इस मामले को डील करते कि कौम को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। ये कहने की ज़रूरत थी कि वो बयान देते ये कि हमारे जो अंदरूनी डिफरेंसेस किसी चीज़ के ऊपर हैं वो हैं, लेकिन दहशतगर्दी पर पूरी कौम इकट्ठी है, फ़ौज के साथ खड़ी है और हम इसको निस्तो नाबूद कर देंगे इस सारी चीज़ को। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी 7-8 मिनट की स्टेटमेंट में 1 मिनट या 1.5 मिनट में फैक्ट्स बताए, बाकी सारी तानाज़नी उन्होंने भी तहरीक इंसाफ पर की, और उसके बाद आमिर इलियास राणा और इन तमाम लोगों को छोड़ दिया बयानिया बनाने के लिए और कहा कि पढ़ जाओ तहरीक इंसाफ को। ऐसा लग रहा था जैसे खुदा न खास्ता ये दहशतगर्दी खुदा न खास्ता कहीं तहरीक इंसाफ ने की है, बीएलए ने नहीं की। इस तरह के जब बेवकूफ़ लोग मसनद के ऊपर बैठे होंगे तो सोचिए उस मुल्क का हाल क्या होगा। जिन लोगों की जिम्मेदारी ये है, हुकूमत की, डीजीआईएसपीआर की जिम्मेदारी ये है कि कौम को इकट्ठा किया जाए, वो देखिए क्या कर रहे हैं। वो तफरका बढ़ा रहे हैं, वो एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपने निशाने पर रख रहे हैं और इस दहशतगर्दी का इल्ज़ाम उस पर लगा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जो माजी में मुक़्तदर हलकों को वार्निंग देते रहे कि होश करो, पाकिस्तान के 2 सूबे पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे, ये ख्वाजा आसिफ कहते रहे। आपको यकीन नहीं आ रहा, सुने। मुल्क टूट गया, आज भी 2 सूबों में अलहदगी की बातें जो हैं वो सरगोशियां हो रही हैं और हमारा दुश्मन उनकी पुष्टपनाही कर रहा है। मैं आपको इस ऐवान में ये तमाम मुक़्तदर अदारों को बशमूल इस ऐवान के आने वाले वक्तों की वार्निंग देना चाहता हूं। सुन लिया आपने। अब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो तानाजनी कर रहे हैं कि ये इसमें इन्वॉल्व हैं या इनका कसूर है या दहशतगर्दी का ये मलबा भी तहरीक इंसाफ पर डाल दिया जाए। फिर मिस्टर डेंटोनिक ने एक ट्वीट किया, तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। तो आपकी नज़र में एक सुखन फरोश ऐसा रखते हैं और ये सुखन फरोश हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने कहा कि मुंबई हमलों में पाकिस्तानियों का हाथ है। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत मिली तो आईएसआई और आर्मी चीफ से तहकीकात करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि भारत को शाबाश कारगिल पर कमीशन बनाया, यहाँ कोई इंक्वायरी नहीं हुई। फिर इनकी बेटी ने नारे लगवाए ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और पता नहीं क्या कुछ इनकी बेटी ने कहलवाया। तो मेरे ख्याल में सुखन फरोश तो ये बाप बेटी हैं और आपकी पार्टी है जो माजी में करती रही है। लेकिन बहरहाल मेरे नज़दीक जो भी हुआ, पहले 32 घंटे कोई नहीं बोला, फिर बोले डीजीआईएसपीआर साहब। तो अब जो मैं माहौल देख रहा हूँ, जो तफरीक और डिवीज़न क्रिएट करने की फर्दर कोशिश की जा रही है, इससे तो बेहतर था ना ही बोलते। आगे चलते हैं जी। अगली जो बात है वो अब जो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने वज़ीर आला बलूचिस्तान लगा रखे हैं, सरफराज बुगटी साहब, ये ज़रा उनकी फुटेज देख लें स्क्रीन पर। वहाँ पर दांत निकल रहे हैं, पुलिस के जो आईजी हैं, एफसी के दूसरे लोग हैं, बैठे दांत निकाल रहे हैं। ये एन उस टाइम, ये उस वक्त मीटिंग हो रही है, ये ऑपरेशन के ख़त्म होने के बाद नहीं, जब लोगों की वहाँ जाने जा रही थी, ये एन उस वक्त ये मीटिंग हो रही थी। आप इनका प्रोफेशनलिज्म ज़रा चेक कीजिए। आगे चलते हैं।
आगे एक और साहब हैं, एंग्री यंग मैन तो अब नहीं है, मेरी तरह उम्र रसीदा है, मैं और वो बराबर ही उम्र के होंगे, लेकिन वो हर टाइम उनको लगता है कि बंदा ज़रा गुस्से में रहे तो बड़ा बारूब रहता है और पढ़ा लिखा भी लगता है। तो ये साहब जो है ये एम ही गुस्से में रहते हैं, मुझे लगता है बाथरूम में भी गुस्से में ही बैठते होंगे, क्योंकि मैंने इन्हें अक्सर गुस्से में देखा है, मुस्कुराते नहीं, या पता नहीं कोई चेहरे पर ऐसी कोई क्रीम लगाते हैं कि मुस्कुराएंगे तो कोई चेहरे के ऊपर कोई कील शील निकल आएंगे, इनके महासे निकल आएंगे, हर टाइम आपको ये गुस्से में बैठे नजर आएंगे, पता नहीं इनको क्या वजह क्या है। बहरहाल गवर्नर, मैं केपी की बात कर रहा हूँ, कुंडी साहब की, उन्होंने जैसी उनकी एक अहमकाना लुक होती है फेस के ऊपर, उतनी ही उन्होंने अहमकाना बात की है। उन्होंने कहा है कि जो फौजी जवान हैं उनके लिए जहाज़ की टिकटें बहुत महंगी हैं, इसलिए उन्हें ट्रेन पर जाना पड़ता है, इसलिए उनके खिलाफ दहशतगर्दी होती है और उनको अगवा कर लिया जाता है। इससे बचना है तो फौजी जवानों को, एहलकारों को जहाज़ की टिकटें सब्सिडी पर दी जाएं, कम कीमत पर दी जाएं, ताकि वो जहाज़ पर चले जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सोचें जिन्होंने इनको गवर्नर बनाया, इतना अक्लमंद बंदा, सोचें ये वफाक का नुमाइंदा है केपी में, इनसे पूछें कि फिर क्या पूरा मुल्क जहाज़ों पर ही सफ़र करे? वो जो अभी बेचारे हजाम कत्ल किए हैं चंद दिन पहले, या उससे पहले 7 लोग फैसलाबाद आ रहे थे, उनके शनाख्ती कार्ड देकर, उससे पहले 35-40 लोग थे, ये तमाम लोग जो हैं, मुझे बताइए 43 लोग थे, ये तमाम लोग अब जहाज़ों में सफ़र करें जो मजदूरी करना जाना चाहते हैं। जो भी अब बलूचिस्तान में जाए वो जहाज़ पर जाया करे, और क्या हर जगह पर जहाज़ उतरेगा जाके बलूचिस्तान में? तमाम मेहनत कशों को जहाज़ों पर भेजा जाएगा? तो कौन लोग हो तुसी? मतलब एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते, मतलब शर्मिंदा भी नहीं होते। मीन आप एक चीज़ के ऊपर आप नहीं बात कर सकते, अगर आप एक्सपर्टीज़ नहीं है या आपके पास जवाब नहीं है तो ना टेलीविज़न पर आएँ। कोई आपके ऊपर को कदगन थोड़ी है कि आपने ज़रूर टेलीविज़न पर आना है और ऐसी बेवक्त की रागनी आपने अलापनी है। समझ से बाहर है कि ये लोग क्या समझते हैं और क्या कहते हैं। अच्छा जी, आगे इरफान सदीकी साहब अपनी किताब बेचने में मशगूल रहे। मैंने आपको सिर्फ इनके तमाम की एक्टिविटीज़ बताई हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो नेहरू जो है वो चैन की बांसुरी बजा रहा था, वो अपनी किताब बेचने में मसरूफ़ थे। दूसरी तरफ लतीफ़ खोसा साहब ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सूबाई हुकूमत सरफराज बुगटी ज़ाहिर है, और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ज़ाहिर है ISI है और MI है और IBB है, इन तमाम के जो हेड्स हैं उनसे मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। तो आप DG ISI का भी मुतालबा वो मांग रहे हैं, ज़ाहिर है DG MI का भी, जो मुझे समझ आ रही खबर में से। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है कि ये सिक्योरिटी फेलियर है, इस पर उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगली खबर, पाकिस्तान रेलवे ने बलूचिस्तान के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल करने का ऐलान किया। ज़ाहिर है मुअत्तल ही होगी, जो मामलात ये सारे हुए हैं। अब देखते हैं कि दोबारा ट्रेन सर्विस कब खुलती है और उसके ऊपर किस तरीके से अमल पैरा किया जाता है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो तहरीके इंसाफ के जो मेंबरान थे जिन्होंने कल असम्बली के अंदर बात करने की कोशिश की, उनके माइक बंद कर दिए गए। एक तरफ इस दहशतगर्दी की जिम्मेदारी तहरीके इंसाफ पर डाली गई है, दूसरी तरफ ज़ाहिर अपोजिशन है, वो बात करेंगे, सवाल उठाएंगे, कोई एतराज़ करेंगे, कोई एक नई डायमेंशन इसकी कोई बताएंगे, उस पर बात करेंगे। उनको माइक्रोफोन ही नहीं दिए गए, उनको बात नहीं करने दी गई, उनके माइक्रोफोन बंद कर दिए गए कौमी असम्बली के अंदर। ये हमारी सोच का आलम है। आगे चलते हैं। आगे पुलिस एहलकार जो इस सारे मामले से रेलेवेंट हैं, वाकिफ़ हैं, उनके जो वीडियो मैसेजेस आ रहे हैं, BBC उर्दू के साथ जो बातचीत हुई है और BBC उर्दू के साथ जो बीच में से लोग बच गए, फ़रार होने में कामयाब हो गए, उनके जो इंटरव्यूज़ आए हैं वो अब बड़ी डिफरेंट पिक्चर पेश कर रहे हैं। एक तो जो पुलिस एहलकार हैं वो मीडिया को बता रहे हैं कि फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के हाथ बांध दिए गए, गाड़ी सुरंग में नहीं थी बल्कि खुली जगह में थी, और ये जो दहशतगर्द थे ये सैकड़ों की तादाद में थे। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, ये दहशतगर्द कितने में थे? सैकड़ों की तादाद में थे। मैं नहीं कह रहा, पुलिस एहलकार कह रहे हैं। और अब आप हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर देखिए कि अगर ये सैकड़ों की तादाद में थे तो ये कहीं इकट्ठे हुए, कहीं से मूव हुए और हमें कुछ पता नहीं चला। अच्छा जी, फिर आगे जो है वो 70-80 लाशें पड़ी हुई थी। हम अजान टाइम भागे और जान बचाई। सोशल मीडिया पर एक विक्टिम जो यहाँ से बच के निकलने में कामयाब हुआ, उसने कहा कि 70 से 80 लाशें पड़ी हुई थी। ये अब BLA नहीं कह रहा, ये मीडिया नहीं कह रहा, ये कोई और नहीं कह रहा, ये अब विक्टिम अपना जो वीडियो बयान है जो BBC को और दूसरे इदारों को दिया वो बता रहा है। 400 से ज़ायद मुसाफिरों की ट्रेन पर 5 रेलवे और 2 FC के जवान थे जो सिक्योरिटी पर तैनात थे।
मतलब 7 लोग टोटल। ये एहलकार 1.5 घंटा मुकाबला करते रहे, फिर इनके पास असलहा ख़त्म हुआ तो सबको यरगमाल बना लिया गया। रेलवे पुलिस एहलकार के मुताबिक मुतद्दद लोगों को हमलावरों ने हलाक किया। रात कुछ लोगों ने फरार होने की कोशिश की, उन पर भी फायरिंग हुई जिससे लोग हलाक हुए। एहलकार का कहना है कि FC की आमद के बाद वो फरार हुए। इस दौरान उन पर फायरिंग हुई जिससे उनका एक साथी जख्मी हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों और दीगर अफराद को इनकी ज़ुबान और नस्ल की बुनियाद पर अलग गिरोहों में रखा गया। BBC के मुताबिक ये रिपोर्ट हो रहा है। पुलिस एहलकारों का दावा था कि हमलावर शिद्दत पसंदों ने ट्रेन के मुतद्दद मुसाफिरों को हलाक कर दिया। उनका दावा है कि शिद्दत पसंदों को अहकामात मिल रहे थे, उनको ऑर्डर मिलता था कि मार दो तो टोली से उठाकर मार देते थे। बहुत लोगों को मारा, आर्मी वालों को भी और आम शहरियों को भी। ये अब जो मौके पर लोग हैं वो बता रहे हैं। अब एक ये वर्जन है, एक ये बयानियाँ हैं, एक ये स्टेटमेंट्स हैं जो वहाँ से लोग बच गए उन्होंने दी हैं, और उसके साथ साथ जो मीडिया वहाँ पर कवरेज कर रहा है BBC वो बता रहा है। दूसरे DG ISPR साहब के नंबर्स हैं जिन्होंने कहा 33 दहशतगर्द और 23 के करीब या 21 जो सिविलियन हैं वो शहीद हुए। अब ये नंबर मैच होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर पुलिस एहलकार जो वहाँ थे वो 70-80 लाशें कह रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि लाशें ही लाशें थी, तो फिर ये थोड़ा सा नंबर, अब अल्लाह करे ऐसे ही हो जो DG साहब कह रहे हैं, इतना ही कम नंबर हो, हमारी दुआ हो सकती है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं कि नंबर कौन सा जो है वो हतमी है। अच्छा जी, ये तो हो गया दहशतगर्दों ने क्या किया, हमारे साथ क्या हुआ, PTI पर डाला जा रहा है। अब आगे चलिए, आगे जनाब, सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों और शख्सियात के खिलाफ तौहीन अमेज़ पोस्ट लगाने पर शहबाज गिल और बहुत सारे दूसरे लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दे दिए गए। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। FIA ने नया केस मेरे खिलाफ, साबिर शाकिर साहब के खिलाफ, अहमद नूरानी और बहुत सारे दोस्त जो मीडिया में हैं, सोशल मीडिया में हैं, उनके ऊपर मेरा ख्याल वकार मलिक साहब भी हैं और भी लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। शायद आदिल राजा हैं और इसके अलावा भी नाम हैं जो सामने लिखे हुए हैं। कईयों को मैं नहीं जानता, कईयों को जानता हूँ। उनके नामों के ऊपर अब दहशतगर्दी की FIR दर्ज की गई है। सियासी लोगों में से शायद मैं अकेला हूँ और शायद मैं व्लॉग करता हूँ या आपसे बात शेयर करता हूँ, आई डोंट नो मेरा क्या जुर्म है, लेकिन सियासी लोगों में से मेरा ख्याल मैं अकेला हूँ। साइबर क्राइम ने एक नहीं दो मुकदमा दर्ज किए हैं और इसमें दहशतगर्दी की दफात है, और जाहिर है उनकी कोशिश यही है कि इनके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे किए जाएं ताकि बैरून मुल्क अगर हम कहीं सफ़र करें या कहीं पर मौजूद हों तो हमें वहाँ पर नुकसान पहुँचाया जाए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है, अलीमा खान और उमर अयूब खान को रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम में IG इस्लामाबाद की तरफ से JIT ने तलब कर लिया। अब इनको भी तलब किया है, अगर इनको लगा कि इनका कसूर है तो फिर इन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी हाँ, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, पहले बुला के इनसे बयान लिए जाएंगे, और अगर लगेगा कि इन्होंने कोई जुर्म किया तो फिर उनको लगेगा जुर्म, तो आपको पता ही है क्या उन्होंने किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर इन पर भी बाद में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन मुझ पर और कुछ लोगों पर 2 मुकदमा दहशतगर्दी के कल या परसों दोबारा से दर्ज किए गए हैं ताकि मामला जो हैं वो आगे चल सकें। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने रखनी है। आखिरी खबर यह है कि पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में 2 तंजीमों पर पाबंदी की मजम्मत, सियासी जमातों पर पाबंदी भारतीय हुकाम के इम्तियाजी सलूक का मजहर है। यह तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है। अब क्या कहूँ मैं इस पर। अब अगर हिंदुस्तान वाले अच्छे हों तो वो काजी साहब का बल्ले वाला जो फैसला है ना, बैट छीनने वाला और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी वाला, वो वापस भेज दें, कुछ भी ना करें, कोई बयान ना दें। बस ये तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ये जो कहा है ना कि कश्मीर की 2 सियासी जमातों पर पाबंदी आपने क्यों लगाई है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाना है, उन्हें फैसला डाउनलोड करें और भेज दें कि आप किस मुंह से ये इल्ज़ाम लगाते हैं। आप तो अपने मुल्क में अपने मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आप देखें, बजाय इसके कि अपना कोर्स करेक्शन करने की, मेरी ये जो बात है इसके ऊपर अब गुस्सा आ जाएगा और मेरे ऊपर कहा जाएगा कि ये देखें हिंदुस्तान के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा हो रहा है। अच्छा, एक बात और चलते चलते आपके सामने एक मैं तज्जिया रख दूं। तज्जिया मेरा, मुझे ये लगता है कि हाथ हो गया हमारे साथ। जी हाँ, हमारे साथ चौधरी निज़ामुद्दीन के साहब के साथ हाथ हो गया। जो मैं शाम का व्लॉग करूंगा ना, उसमें एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरह से कि ये हाथ कैसे हो गया। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।